हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 27 जनवरी का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। इफ़ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है, गवर्नमेंट प्लान्स रैंकिंग फॉर मिनिस्ट्रीज ऑन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो यहाँ पर मिनिस्ट्रीज़ को रैंक किया जाएगा। अब उसके पैरामीटर्स क्या होंगे? पैरामीटर्स यही होंगे कि कौन सी मिनिस्ट्री यहाँ पर सबसे जल्दी सिंगल विंडो क्लियरेंस दे देती है, कौन सी मिनिस्ट्री का यहाँ पर पूरी तरीके से डिजिटाइजेशन हो रखा है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस प्रमोट होता है। तो वही पैरामीटर्स होंगे और जिसके ऊपर यहाँ पर मिनिस्ट्रीज़ को रैंक किया जाएगा, ताकि यहाँ पर मिनिस्ट्रीज़ के पास इंसेंटिव रहे और जिसके चलते वो यहाँ पर जल्द से जल्द प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल दें। तो द यूनियन गवर्नमेंट विल लाइकली कम आउट विद अ सिस्टम टू रैंक मिनिस्ट्रीज ऑन फैसिलिटेटिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बाई मार्किंग देम ऑन पैरामीटर्स सच अ सिंगल विंडो क्लियरेंस ऑफ प्रोजेक्ट्स, टाइम टेकिंग टू क्लियर फाइल्स। तो बेसिकली वही कि किस मिनिस्ट्री का यहाँ पर डिजिटाइजेशन हो रखा है, कौन सी मिनिस्ट्री यहाँ पर सबसे जल्दी अप्रूवल दे देती है। तो ऐसे कुछ पैरामीटर्स पे यहाँ पर मिनिस्ट्रीज़ को रैंक किया जाएगा और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बेसिस पर यहाँ पर उनको रैंकिंग दी जाएगी। आगे हम चलते हैं। फैक्टर्स सच एज नंबर ऑफ फिजिकल फाइल्स क्रिएटेड। तो फिजिकल फाइल से कम क्रिएट होनी चाहिए, डिजिटाइजेशन को यहाँ पर बढ़ावा मिलना चाहिए। कंप्लेंट्स रेज्ड एंड क्लियर्ड पर मंथ एंड इंडस्ट्री इंट्रैक्शंस ऑर्गेनाइज्ड विल आल्सो बी कंसिडर्ड इन द रैंकिंग्स। द आइडिया यही है कि फिजिकल फाइल्स को यहाँ पर डिस्करेज करना है क्योंकि डिजिटाइजेशन की तरफ जाना है। तो बेसिकली यही रैंकिंग है। आई होप आपको समझ आ गया हो। अब हम यहाँ पर सेकंड न्यूज़ पर चलते हैं। तो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था, उसको लेकर यहाँ पर जो बिहार और यूपी में ज़्यादातर प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। अब प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे वेंडलिज्म किया जा रहा है तो वो पूरी तरीके से गलत है। तो रीचिंग आउट टू प्रोटेस्टर्स द रेलवे अनाउंस्ड अ हाई लेवल कमेटी। अब रेलवे ने उसके लिए एक हाई लेवल कमेटी बना दी। ये कमेटी वैसे तो उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि इस कमेटी को कौन हेड कर रहा है, लेकिन एक बार हम नाम देख लेते हैं। तो इस कमेटी को हेड करेंगे दीपक पीटर गैब्रियल, जो कि प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है इंडस्ट्रियल रिलेशंस इन द मिनिस्ट्री के। तो बेसिकली ये इस मिनिस्ट्री लेवल ऑफ कमेटी को हेड करेंगे, हाई लेवल कमेटी को हेड करेंगे दीपक पीटर गैब्रियल। तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे हम चलते हैं। अब यहाँ पर क्या किया है रशिया ने यूक्रेन के बॉर्डर के आसपास यहाँ पर ट्रूप्स को डिप्लॉय कर दिया है। और ये भी डर है कि कहीं रशिया यहाँ पर यूक्रेन को इन्वेड ना कर दे, क्योंकि रशिया ने 2014 में यूक्रेन को इन्वेड करके क्रीमिया जो पार्ट था उसको एनेक्स कर लिया था। अब प्रॉब्लम ये है कि रशिया अगर इन्वेड कर देता है तो क्या इंडिया उस बात को कंडेम कर सकता है? अब इंडिया यहाँ पर रशिया को कंडेम भी नहीं करना चाहेगा, क्योंकि हम रशिया के साथ अपने रिलेशंस नहीं ख़राब करना चाहते हैं और वैसे भी हम रशिया के ऊपर डिपेंडेंट है। और अगर हम रशिया से दूर हो जाएंगे तो रशिया जो है वो चाइना के और ज़्यादा करीब चला जाएगा। तो ऑलमोस्ट 60% ऑफ इंडियाज़ मिलिट्री सप्लाईज आर रशियन मैन्युफैक्चर। तो हमारे जो भी मिलिट्री सप्लाईज है उसके लिए हम रशिया के ऊपर डिपेंडेंट है। जो 60% हमारे सप्लाईज है वो रशिया से आते हैं। तो ऐसे में हम रशिया को कंडेम तो नहीं कर सकते हैं। एट द सेम टाइम यूएस और यूरोप अब हमारे लिए स्ट्रैटेजिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। इंडो पैसिफिक के लिए हमारे लिए यूएस और यूरोप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रखे हैं। अब यूएस और यूरोप हमारे ऊपर प्रेशर करेंगे कि हम रशिया ये जो कर रहा है उसको हम कंडेम करें, लेकिन ऐसे में हमें बैलेंस बनाना ज़रूरी है। हमें रशिया के साथ भी अपने टाइज़ नहीं ख़राब करने हैं और यूएस और यूरोपियन यूनियन के साथ जो हमारे स्ट्रैटेजिक टाइज़ है हमें उसको भी ख़राब नहीं करना। तो ऐसे में हमें बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। India is also conscious that the hostility between the West and the Russia with talks of sanctions being considered। तो यहाँ पर यूएसए का ये कहना है कि अगर रशिया इन्वेड करेगा तो रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे। इनफैक्ट यहाँ पर जो रशिया के प्रेसिडेंट है उनके ऊपर इंडिविजुअल सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे। Another concern for Delhi is the Indian community in Ukraine। इसके अलावा यूक्रेन में जो यहाँ पर इंडिया से बच्चे जाते हैं पढ़ने, तो बेसिकली उनकी सेफ्टी का थोड़ा कंसर्न है। 2014 में जब रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स कर लिया था तो इंडिया ने एक स्टेटमेंट दिया था। इंडिया ने स्टेटमेंट दिया था कि हम यहाँ पर कंसर्न जताते हैं, लेकिन रशिया के भी अपने लेजिटिमेट रशियन इंटरेस्ट है। लेकिन उस समय यहाँ पर हम यूरोप और यूरोपियन यूनियन के साथ हमारे इंटरेस्ट इतने ज़्यादा अलाइंड नहीं थे जितने आज हैं। तो हाउएवर इफ़ हैज़ टू टेक अ कॉल सॉरी हाउएवर इफ़ इट हैज़ टू टेक अ कॉल, तो अगर इंडिया को कोई कॉल लेना हो, फॉर एग्जांपल यूएनएससी में कोई रेजोल्यूशन पास हो रहा है कि रशिया को कंडेम किया जाए, तो उस समय जो गवर्नमेंट है वो बेसिकली यहाँ पर एडवोकेट करेगी कि पीसफुल नेगोशिएशन होने चाहिए, वॉयलेंस को यहाँ पर ख़त्म किया जाना चाहिए। तो यही बातें जो हमेशा बोली जाती हैं वही बोली जाएंगी। 2014 से देखा जाए तो इंडिया की जो स्ट्रैटेजिक एम्ब्रेस है वो अमेरिकन और यूरोपियन से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो ऐसे में ये जो यूरोप और यूएस है वो हमारे ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं कि रशिया ये जो मूव ले रहा है हम उसको कंडेम करें। आगे हम चलते हैं। कलारी पत्तू का यहाँ पर नाम आया है। तो कलारी पत्तू मार्शल आर्ट है, कहाँ की? केरला की। तो ये आपको पता होना चाहिए। बाकी यहाँ पर पद्मश्री दिया जा रहा है किनको, वो नाम हम देख लेते हैं। शंकरा नारायण मेनन, जिनको यहाँ पर कलारी पत्तू एक्सपोनेंट हु हैज़ बीन कन्फर्ड द पद्मश्री। तो बेसिकली इसी को सिखाते हैं और इनको यहाँ पर पद्मश्री दिया जा रहा है। तो आपको ये नाम पता होना चाहिए क्योंकि इंडिविजुअल तरीके से मेंशन है न्यूज़पेपर में। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है।
फॉल्स एलिगेशंस ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ट्रिवियलाइज ऑफेंस। अब बेसिकली यहाँ पर एट द ड्रॉप ऑफ ए हेड यहाँ पर जो कुछ महिलाएं होती हैं वो सेक्सुअल हैरेसमेंट के एलिगेशंस लगा देती हैं, लेकिन कई बार वो सच नहीं होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो जेन्यून केसेस होते हैं उनको भी ऐसा देखा जाता है कि हो सकता है फॉल्स एलिगेशन हो। तो जैसे कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक टर्म दिया था न्यू लीगल टेररिज्म, तो वही बात यहाँ पर री की गई है। तो एक्सप्रेसिंग एंग्विश एट द इन्वोकिंग ऑफ प्रोविजंस ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, तो यहाँ पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के कुछ जेन्यून केसेस नहीं होते, कई जगह हमें फॉल्स कंप्लेंट्स देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो जेन्यून कंप्लेंट्स होती हैं उनके ऑफेंस भी यहाँ पर ट्रिवलाइज हो जाते हैं। तो यही बात यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने बोली है। तो दिस मेयरली ट्रिवलाइजेज द ऑफेंस ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड कास्ट अ डाउट ऑन द वेरिसिटी ऑफ द एलिगेशंस। तो यहाँ पर किसी कोई सच में भी एलिगेशंस लगाता है तो उसको इन्हीं नज़रों से देखा जाता है कि हो सकता है फॉल्स एलिगेशंस हो। अगर किसी सेक्सुअल हैरेसमेंट को यहाँ पर हमेशा गलत तरीके से यूज़ किया जाएगा तो यहाँ पर जेन्यून केसेस को भी गलत तरीके से देखा जाएगा कि हो सकता है फॉल्स कंप्लेंट्स हो। तो यही बात यहाँ पर दिल्ली हाईकोर्ट ने बोली है। आगे हम चलते हैं। गुजरात के टेबलियो में यहाँ पर हाईलाइट किया गया था रोल ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन, की ट्राइबल पॉपुलेशन का यहाँ पर क्या रोल था फ्रीडम स्ट्रगल में। तो यहाँ पर भील ट्राइब्स ने जो रिवोल्ट किया था उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि भील ट्राइब्स ने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया था अगेंस्ट द लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर द लीडरशिप ऑफ मोतीलाल तेजावत। तो मोतीलाल तेजावत जी की लीडरशिप में यहाँ पर भील ट्राइब्स ने प्रोटेस्ट किया था अगेंस्ट द लैंड रेवेन्यू सिस्टम। तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पर एंग्लो अबोर वॉर्स के बारे में अरुणाचल प्रदेश ने डिपिक्ट किया था अपने टेबलियो में, जो कि 1858 से 1912 के बीच में हुए थे, जहाँ पर इंडिजिनस ट्राइबल पॉपुलेशन ने पर्टिकुलरली जो ट्राइबल पॉपुलेशन थी वो थी एडिस फ्रॉम सियांग एरिया, जिसने यहाँ पर ब्रिटिश कॉलोनियल एक्सपेंशन करे थे उसके अगेंस्ट यहाँ पर फॉट किया था। तो एडिस फ्रॉम सियांग एरिया जो कि वहाँ के ट्राइबल्स थे और इन्होंने कॉलोनियल एक्सपेंशन अगेंस्ट द ब्रिटिश यहाँ पर लड़ाई लड़ी थी। तो ये आपको पता होना चाहिए भील ट्राइब्स। और दूसरी बात यहाँ पर एंग्लो अबोर वॉर्स के बारे में। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर एक हॉर्स का नाम मेंशन है विराट। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है ये जो हॉर्स है इसकी ब्रीड है हेनोवेरियन। अब हेनोवेरियन ये जो ब्रीड है ये बेसिकली जर्मनी में ही ओरिजिनेट होती है। तो हेनोवेरियन हॉर्स अ ब्रीड दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम जर्मनी और मेनली इसको कॉम्पिटेटिव स्पोर्ट्स इवेंट्स के लिए इस हॉर्स की ब्रीड को यूज़ किया जाता है। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, यहाँ पर हम कोई भी डिस्कशन नहीं करेंगे। यहाँ पे डकोटा एयरक्राफ्ट की बात की गई है। तो डकोटा एयरक्राफ्ट जो था वो यहाँ पर ट्रूप्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ किया गया था। फर्स्ट सिख रेजिमेंट जो यहाँ पर श्रीनगर में ट्रांसपोर्ट की गई थी, जो ट्रूप्स ट्रांसपोर्ट किए गए थे उसके लिए यहाँ पर डकोटा एयरक्राफ्ट को यूज़ किया गया था। बाद में जो डकोटा एयरक्राफ्ट है इसको यहाँ पर स्क्रैप कर दिया गया था, लेकिन इस स्क्रैप के बाद वापस इसको विंटेज की तरह यूज़ किया गया है। तो ओल्ड एयरक्राफ्ट वॉज रीस्टोर्ड टू फ्लाइंग कंडीशन एंड चंद्रशेखर गिफ्टेड इट टू द IAF इन 2018। इसके अलावा जो डकोटा फ्लीट है उसको यहाँ पर पराशुरमा नाम से भी जाना जाता है। तो इट वॉज देन इंडक्टेड इनटू द फोर्सेस विंटेज फ्लीट इज डकोटा VP905 ऑल्सो नोन एज पराशुरमा। तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे हम चलते हैं। ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। बेसिकली यहाँ पर आर्मी नेवी एयरफोर्स की इंटीग्रेशन की जो बात चल रही है उसके लिए यहाँ पर एक एक्सरसाइज हुई थी जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज, जिसका नाम है यहाँ पर पश्चिम लहर वेस्टर्न वेव। तो ये आपको पता होना चाहिए बस। आगे हम चलते हैं। छत्तीसगढ़ एक स्कीम लेकर आया है जिसका नाम है मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना। इंग्लिश में नाम देख सकते हैं चीफ मिनिस्टर गर्ल एम्पावरमेंट असिस्टेंस स्कीम, जिसमें यहाँ पर जो लेबर फैमिलीज होंगी उनकी फर्स्ट 2 डॉटर्स के लिए असिस्टेंस प्रोवाइड कराया जाएगा फॉर एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और मैरिज के लिए यहाँ पर बेसिकली 20,000 रुपये का सम जो है वो डिपॉजिट कर दिया जाएगा बैंक अकाउंट में। तो ये जो स्कीम है मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना ये यहाँ पर छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है। आगे हम चलते हैं। ये दोनों हम आर्टिकल डिस्कस नहीं करेंगे, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं। ये हम डिस्कस करेंगे ग्रीन पुश टू फार। तो यहाँ पर जो बेसिकली कंट्रीज़ हैं उनका ये कहना है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव करेंगे, हम यहाँ पर कन्वेंशनल फ्यूल को यूज़ नहीं करेंगे। तो ऑथर ने यही बताया है कि कन्वेंशनल फ्यूल से अगर आप यहाँ पर मूव कर रहे हो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ तो बेसिकली आपको यहाँ पर टेस्ट कर लेना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ सकती है, फूड प्राइसेस की प्रॉब्लम आ सकती है। वो कैसे आ सकती है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। अब यूरोप ने यहाँ पर पुश किया था रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ कि कन्वेंशनल फ्यूल को हम यूज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएंगे। सिंस अगस्त 2021 वेस्टर्न यूरोप में यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी उतनी प्रोड्यूस हुई नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप जब चाहो तभी सूरज जो है वो रोशनी दे देगा, आप जब चाहो तभी विंड ब्लो होने लग जाएगी, ऐसा नहीं है। तो रिन्यूएबल एनर्जी इन सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट करती है, जो सन है वो कब शाइन कर रहा है, जो विंड है वो कब ब्लो कर रही है, जिसकी वजह से इतनी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो और यहाँ पर एनर्जी की कमी होगी। कंट्रीज सच एज UK, स्पेन एंड जर्मनी उसके बाद यहाँ पर नेचुरल गैस के ऊपर ज़्यादा रिलाई करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर शॉर्टफॉल होगी जिसकी वजह से लोग नेचुरल गैस के ऊपर रिलाई करने लग गए।
व्हाट हैपन्स व्हेन रिन्यूएबल एनर्जी डज नॉट डिलीवर द गुड्स एंड रिच इकोनॉमीज स्क्रैम्बल टू बाय गैस। तो उसके बाद क्या हुआ, ये जो यूरोप के कंट्रीज़ हैं ये यहाँ पर नेचुरल गैस को खरीदने लग गए रशिया से। द वर्ल्ड इज डिस्कवरिंग नाउ कमोडिटी मार्केट्स अक्रॉस द वर्ल्ड ऑपरेट ऑन अ बैलेंस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि इलेक्ट्रिसिटी की कमी आ गई। ये जो यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज़ हैं ये बेसिकली यहाँ पर रशिया से नेचुरल गैस लेने लग गए। अब यूरोप ने सडन यहाँ पर क्या हुआ, डिमांड बढ़ गई कि यूरोप को यहाँ पर नेचुरल गैस चाहिए थी, जिसकी वजह से जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस के प्राइसेस है वो यहाँ पर ऊपर चले गए। अब ज़्यादा गैस प्राइसेस की वजह से यहाँ पर जो हाउस होल्ड्स हैं उनको यहाँ पर अपने ज़्यादा एनर्जी बिल्स देने पड़े, इसकी वजह से जो हाउस की इनकम है वो यहाँ पर इम्पैक्ट हुई, क्योंकि हाउस होल्ड स्पेंडिंग जो है वो यहाँ पर बढ़ गई। अब डिपेंडेंस जब यहाँ पर नेचुरल गैस की हुई, वैसे भी विंटर्स के लिए भी नेचुरल गैस जो है उसका ज़्यादा कंजम्पशन होने लगा यूरोप में, जिसकी वजह से जो नेचुरल गैस के प्राइसेस है वो और ज़्यादा बढ़ गए। इसके अलावा जो रशिया है, रशिया को पता है जो यूरोप है वो नेचुरल गैस के लिए रशिया के ऊपर डिपेंडेंट है, इसीलिए रशिया ये जो नेचुरल गैस वाला एंगल है उसको यहाँ पर जियो पॉलिटिकल की तरह यूज़ करता है। तो जियो पॉलिटिक्स के लिए यूज़ करता है रशिया नेचुरल गैस का एंगल। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो नेचुरल गैस है वो यहाँ पर यूज़ की जाती है यूरिया प्रोड्यूस करने के लिए। तो अगर नेचुरल गैस के प्राइसेस बढ़ गए तो यूरिया जो है, फर्टिलाइजर जो है, उसके प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे, और अगर उसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे जिसकी वजह से एक फूड क्राइसिस जैसी सिचुएशन आ सकती है। तो यूरिया प्राइसेस आर अबाउट 3 times द लेवल ऑफ वेयर दे वर ईयर अगो। एक्सपेंसिव फर्टिलाइजर का मतलब ये है एक्सपेंसिव फूड, क्योंकि उसकी वजह से जो यहाँ पर ईल्ड जो बढ़ती है वो बेसिकली यहाँ पर फर्टिलाइज़र की वजह से ही बढ़ती है, और अगर फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं होगा तो अपने आप ही ईल्ड जो है वो कम हो जाएगी। FAO का जो इंडेक्स है, फूड प्राइस इंडेक्स, वो अगर देखा जाए तो 10 ईयर हाई पर है। उसकी एक रीज़न ये भी है कि यहाँ पर जो नेचुरल गैस है उसके प्राइसेस बढ़ गए, जिसकी वजह से यहाँ पर फर्टिलाइज़र के प्राइसेस बढ़ गए हैं। 2007-8 में जब ऑयल प्राइसेस बहुत ज़्यादा थे, तब यहाँ पर कंट्रीज़ ने बोला था कि हमें यहाँ पर बायोफ्यूल्स की तरफ शिफ्ट हो जाना चाहिए। अब बायोफ्यूल्स की तरफ शिफ्ट होने के लिए जो लैंड्स हैं उनको यहाँ पर डाइवर्ट कर दिया गया ऐसी क्रॉप्स को कल्टीवेट करने के लिए, जिसकी वजह से यहाँ पर एनर्जी को प्रोड्यूस किया जा सके, एथेनॉल को प्रोड्यूस किया जा सके। तो उसकी वजह से यहाँ पर कल्टीवेबल क्रॉप्स के लिए एरिया कम हो गया, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी एरिया में तो वो वाली क्रॉप्स प्रोड्यूस करो जिसके चलते आप यहाँ पर एथेनॉल प्रोड्यूस कर सको। तो हाई प्राइस ऑफ फूड वॉज वन ऑफ द प्रॉक्सिमेट कॉजेज। तो अगर हाई प्राइस फूड के होते हैं तो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जैसे कि यूरोप के कंट्रीज़, उनके पास तो क्वेश्चन होता है, क्योंकि वहाँ पर जो लोग होते हैं उनकी पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होती है। लेकिन इंडिया जैसे कंट्रीज़ के पास फाइनेंशियल क्वेश्चन नहीं होता है, क्योंकि हमारे जो लोग हैं उनकी पर कैपिटा इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है। तो अब ब्लाइंड पुश टू डिमोनाइज एंड शट डाउन ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जैसे यहाँ पर क्लीन एनर्जी की तरफ सब लोग मूव करने की कोशिश करें, सारे कंट्रीज़ मूव करने की कोशिश करें, लेकिन वो ये नहीं देख रहे हैं कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो सकता है। तो एक इम्पैक्ट ये हो सकता है कि इसकी वजह से फूड क्राइसिस आ सकती है। अब यहाँ पर यूरोप जैसे जो कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़, उनके पास फाइनेंशियल क्वेश्चन है कि जो उनकी पॉपुलेशन है वो कोप अप कर सकती है अगर यहाँ पर फूड प्राइस बढ़ भी गए, लेकिन इंडिया जैसे कंट्री की पॉपुलेशन कोप अप नहीं कर सकती है। तो द क्राइसिस ऑल्सो होल्ड्स लेसन्स फॉर इंडिया। तो इंडिया के लिए लेसन है कि अगर हम यहाँ पर क्लीन एनर्जी की तरफ मूव कर रहे हैं तो बेसिकली हम स्ट्रेस वाली सिचुएशन को टेस्ट कर लें कि हो सकता है कि कभी हम इतनी एनर्जी नहीं प्रोड्यूस कर पाएँ रिन्यूएबल एनर्जी की वजह से। इसीलिए हमें पूरी तरीके से जो ये ट्रेडिशनल सोर्सेज हैं उनको पूरी तरीके से ख़त्म नहीं करना चाहिए। तो चीप एंड रिलायबल एनर्जी सोर्सेज शुड not be abandoned until the alternatives have been stringently stress tested। तो यहाँ पर जो भी alternatives की तरफ हम मूव करना चाह रहे हो उसको पहली बात यहाँ पर टेस्ट करने की ज़रूरत है, उसके बाद ही हमें यहाँ पर alternatives की तरफ मूव करना चाहिए। तो आई होप आपको समझ आ गया हो, क्योंकि हर बार हम ये तो सुनते हैं कि क्लीन एनर्जी की तरफ जाना चाहिए, लेकिन क्लीन एनर्जी की तरफ क्यों नहीं जाना चाहिए उसके यहाँ पर आपके पास कुछ रीजंस होने चाहिए। ये हम डिस्कस करेंगे मंक ऑफ द मूवमेंट। यहाँ पर मंक की बात की गई है, टिच नाथ हान। ये बुद्धिस्ट मंक थे जिन्होंने यहाँ पर वियतनाम वॉर के अगेंस्ट भी बोला था कि वियतनाम वॉर नहीं होनी चाहिए। अब इनका एक प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल ये है इंटरबीइंग। इंटरबीइंग का मतलब ये है कि यहाँ पर हर कोई एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इंटरबीइंग का मतलब ये है नथिंग इज डिस्क्रीट एंड इंसुलेटेड, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। अब अगर हर इंसान समझेगा कि वो किसी दूसरे से कनेक्टेड है तो जिसकी वजह से वायलेंस के जो इंसिडेंसेस है वो कम हो सकते हैं, हेट्रेड के इंसिडेंसेस कम हो सकते हैं। तो विद द रियलाइजेशन ऑफ द इंटरडिपेंडेंट नेचर ऑफ ऑल थिंग्स वी कुड पॉसिबली ओवरकम द वायलेंस implicit in our alienated, disenchanted and fragmented existence। तो अगर हर कोई सिर्फ अपने आप को फ्रेगमेंट समझेगा तो हो सकता है वो ज़्यादा अपने आप को एलिनेटेड फील करे और वॉयलेंस के चांसेस ज़्यादा हों। लेकिन अगर हर कोई एक दूसरे से खुद को कनेक्टेड फील करेगा तो ऐसे में वॉयलेंस के चांसेस कम हो सकते हैं। बाकी यहाँ पर इनके वर्क की बात की गई मंक के, तो इनकी एक बुक थी प्रेजेंट मूवमेंट वंडरफुल मूवमेंट की। आपको यहाँ पर जो प्रेजेंट मूवमेंट है उसमें ही जीने की कोशिश करनी चाहिए। प्रेजेंट या फ्यूचर के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए, पास्ट या फ्यूचर के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए, और यहाँ पर प्रेजेंट मूवमेंट में जीने की कोशिश करनी चाहिए। आगे हम चलते हैं। यूएस ने यही बोला है कि पर्सनल सैंक्शन लगा दिए जाएंगे यहाँ पर रशिया के जो प्रेसिडेंट है उनके अगेंस्ट, अगर वो यहाँ पर यूक्रेन को इन्वेड करते हैं।
अब जो पिकासो के हेयर हैं वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर उनकी पेंटिंग्स के नॉन फंजिबल टोकन लेकर आएंगे। अब यहाँ पर फंजिबल टोकन और नॉन फंजिबल टोकन क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं। तो बेसिकली फंजिबल टोकन ये होता है जिसको आप एक्सचेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप 2000 नोट के लिए 500 के 4 नोट को एक्सचेंज कर सकते हो, तो ये बेसिकली फंजिबल हो गया। अब नॉन फंजिबल टोकन क्या होते हैं, तो अ नॉन फंजिबल ऑब्जेक्ट बाई कॉन्ट्रास्ट हैज़ इट्स ओन डिस्टिंक्ट वैल्यू लाइक एन ओल्ड हाउस और अ क्लासिक कार। तो इसकी अलग वैल्यू, आप इसको एक्सचेंज नहीं कर सकते हो। तो बेसिकली नॉन फंजिबल टोकन, अब किसी पेंटिंग का क्या होगा, एक डिजिटल सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा कि इसकी एक ऑथेंटिसिटी है जो सिर्फ इसी डिजिटल आर्ट से यहाँ पर कनेक्टेड है और जिसकी जो यहाँ पर मालिक हैं वो आप हैं। तो ये हो जाएगा नॉन फंजिबल टोकन। अगर कोई यहाँ पर नॉन फंजिबल टोकन खरीदता है तो दे आर इफेक्टिवली डिजिटल सर्टिफिकेट, तो उसको एक डिजिटल सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा कि यहाँ पर जो ओरिजिनल ये फाइल है, इस ये जो है, तो बेसिकली आपकी ये फाइल है, आपकी ऑथेंटिसिटी है। इसके अलावा जो भी उसके पास यहाँ पर इसकी कॉपी तो होगी, लेकिन जो ओरिजिनल है वो आपके पास ही माना जाएगा। तो दे आर इफेक्टिवली डिजिटल सर्टिफिकेट्स ऑफ ऑथेंटिसिटी दैट कैन बी अटैच्ड टू डिजिटल आर्ट। आगे हम चलते हैं, यहाँ पर पद्मश्री अवार्ड्स के बारे में बताया गया, पद्मा अवार्ड्स के बारे में बेसिकली बताया गया है। अब इस बार गवर्नमेंट ने 128 लोगों को पद्मा अवार्ड्स देने की बात की है। इज द रेसिपिएंट्स कंसेंट सॉट। अब यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कि अवार्ड लेने से रिजेक्ट कर दे रहे हैं, उनका ये कहना है कि उनको अवार्ड चाहिए ही नहीं। अब क्या अवार्ड के लिए जब नाम अनाउंस किए जाते हैं तो क्या उससे पहले उनकी कंसेंट ली जाती है, तो फॉर्मल कंसेंट तो नहीं ली जाती है, लेकिन जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है वो यहाँ पर लोगों के घर में कॉल करती है, वो बेसिकली उनसे पूछती है, अगर अगर वो ये बोलते हैं कि वो अवार्ड नहीं लेना चाहते तो उनके नाम को अनाउंस नहीं किया जाता है। तो देयर इज नो प्रोविजन फॉर सीकिंग द रेसिपिएंट्स रिटन और फॉर्मल कंसेंट। वैसे फॉर्मल कंसेंट नहीं ली जाती है, लेकिन यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है वो यहाँ पर एक बार कॉल करती है और अगर कोई यहाँ पर अवार्ड लेने से मना कर देता है तो उसका नाम अनाउंस नहीं किया जाता है। अब पहले कौन ऐसे इंसान बने थे जिन्होंने अवार्ड लेने से मना किया था, तो वो थे यहाँ पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि फ्रीडम फाइटर भी थे, इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर भी थे। उन्होंने यहाँ पर भारत रत्न लेने से मना कर दिया था। वॉट आर द पद्मा अवार्ड्स। अब पद्मा अवार्ड्स हैं क्या, तो इंडिया के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है आफ्टर द भारत रत्न। तो सबसे पहले भारत रत्न आता है, उसके बाद यहाँ पर आते हैं पद्मा अवार्ड्स। पद्मा अवार्ड्स में भी सबसे पहले पद्मा भूषण, फिर पद्मा भूषण और उसके बाद यहाँ पर आते हैं पद्मश्री। तो पद्मा विभूषण, पद्मा भूषण और पद्मश्री। अब पद्मा विभूषण उनको दिया जाता है फॉर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश सर्विस, पद्मा भूषण दिया जाता है फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस ऑफ हायर ऑर्डर और पद्मश्री दिया जाता है फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस। तो बेसिकली यहाँ पर कैटेगरी है पद्मा विभूषण, पद्मा भूषण, पद्मश्री। अब यहाँ पर बेसिकली उन लोगों को दिया जाता है जो कि यहाँ पर पब्लिक सर्विस में इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन सी फील्ड्स में दिया जाता है तो वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। जो पद्मा अवार्ड्स हैं वो 1954 में लाए गए थे अलॉन्ग विद द भारत रत्न। तो पहले यहाँ पर कैटेगरी होती थी, पद्मा विभूषण की ही 3 कैटेगरी होती थी, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग। बाद में इसको यहाँ पर पद्मा विभूषण, पद्मा भूषण और पद्मश्री के नाम से जाना जाने लग गया। तो यहाँ पर जो पहला वर्ग था वो बन गया पद्मा विभूषण, दूसरा वर्ग था वो बन गया पद्मा भूषण और यहाँ पर जो तीसरा वर्ग था वो बन गया यहाँ पर पद्मश्री। जो टाइट ये जो अवार्ड्स हैं बेसिकली कोई टाइटल नहीं होते हैं। तो द अवार्ड्स आर हाउएवर नॉट अ कन्फर्मेंट ऑफ टाइटल, इसीलिए कोई भी इनको अपने नाम के आगे सफिक्स के जैसे यूज़ नहीं करता है। तो इसको प्रेफिक्स से सफिक्स की तरह कोई यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि ये टाइटल नहीं होते हैं। उसके अलावा जो पद्मा अवार्डी है उसको अगर एक बार पद्मा अवार्ड मिला है तो उसके बाद दूसरा अगर कोई पद्मा अवार्ड या भारत रत्न मिलेगा तो वो 5 साल के टाइम स्पैन के बाद ही मिल सकता है। तो पद्मा अवार्डी कैन बी गिवन अ हायर अवार्ड ओनली आफ्टर 5 years ऑफ द कन्फर्मेंट। और एक साल में 120 से ज़्यादा अवार्ड नहीं दिए जाते हैं। लेकिन आपका एक क्वेश्चन हो सकता है तो फिर इस साल 128 क्यों दिए गए, क्योंकि इसमें पोस्थुमस अवार्ड्स और अवार्ड जो एनआरआई और फॉरेनर को दिए जाते हैं वो काउंट नहीं होते हैं। इसीलिए एक साल में 120 अवार्ड दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर पोस्थुमस और एनआरआईज और फॉरेनर वाले जो अवार्ड है वो काउंट नहीं होते। बेसिकली यहाँ पर कोशिश की जाती है कि पोस्थुमसली यहाँ पर अवार्ड ना दिया जाए, लेकिन कभी किसी सिचुएशन में पोस्थुमसली अवार्ड यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो दे सकती है। अब यहाँ पर कौन कौन अवार्ड्स के लिए एलिजिबल नहीं होता है, तो गवर्नमेंट सर्वेंट्स इंक्लूडिंग दोज वर्किंग विद पीएसयूज। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर्स और साइंटिस्ट, तो यहाँ पर गवर्नमेंट डॉक्टर्स और साइंटिस्ट तो एलिजिबल होते हैं, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट सर्वेंट्स, इसके अलावा जो पीएसयूज में काम करते हैं वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं होते फॉर दीज अवार्ड्स। इसके अलावा अवार्ड के सिलेक्शन का क्राइटेरिया ये होता है कि अवार्ड दिया जाता है फॉर स्पेशल सर्विस। ये नहीं डिपेंड करता कि आपने कितने साल सर्विस की, ये डिपेंडेंट करता है कि आपकी सर्विस कितनी ज़्यादा स्पेशल है। हु नॉमिनेट्स पोटेंशियल अवार्डीज है, पोटेंशियल अवार्डीज को कौन नॉमिनेट कर सकता है, तो वो कोई भी नॉमिनेट कर सकता है। इसके अलावा कोई इंसान खुद को भी नॉमिनेट कर सकता है। तो एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन नॉमिनेट अ पोटेंशियल रेसिपिएंट। इसके अलावा वन कैन इवन नॉमिनेट वन सेल्फ। एंड हाउ आर द रेसिपिएंट सेलेक्टेड, तो उसके लिए कमेटी बनाई जाती है जो कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं प्राइम मिनिस्टर हर साल, और कमेटी को हेड किया जाता है बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी। इसके अलावा इसमें होम सेक्रेटरी मेंबर भी होते हैं और सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट, और 4 से 6 यहाँ पर एमिनेंट पर्सन्स होते हैं जो कि इसके मेंबर होते हैं। फिर ये रिकमेंडेशन देते हैं प्राइम मिनिस्टर को और फाइनल यहाँ पर अप्रूवल जो है वो यहाँ पर प्रेसिडेंट देते हैं। यहाँ पर एसएसएलवी की बात की गई। एसएसएलवी क्या है, तो एसएसएलवी है स्मॉल स्टेट लॉन्च व्हीकल। तो यहाँ पर जो इसरो है वो एसएसएलवी D1 माइक्रोसेट अप्रैल 2022 में यहाँ पर लॉन्च करेगी। तो एसएसएलवी क्या है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिससे
इससे जो है स्मॉल सैटेलाइट को यहाँ पर लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस किया जाता है। तो SSLV इज इंटेंडेड टू केटर टू अ मार्केट फॉर द लॉन्च ऑफ स्मॉल सैटेलाइट्स इनटू लो अर्थ ऑर्बिट। अब यहाँ पर जो इसरो की कमर्शियल आर्म है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, तो इसका बेसिकली एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि मैन्युफैक्चर करना, प्रोडक्शन करना है SSLV की और PSLV की इंडिया में ही थ्रू द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। तो इंडिया में SSLV और PSLV की मैन्युफैक्चरिंग होगी थ्रू द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। तो ये काम है एक कमर्शियल आर्म का, जो कि इसरो की कमर्शियल आर्म है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। इस पेज पर सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। यहाँ पर जो यूरोपियन कमीशन है वो यहाँ पर कुछ रूल्स लेकर आई है, डिजिटल राइट्स लेकर आई है, डिजिटल प्रिंसिपल्स लेकर आई है। और यूरोपियन कमीशन एक पहला ऐसा ग्लोबल फर्स्ट हो गया जो कि यहाँ पर डिजिटल राइट्स लेकर आया है। तो यूरोपियन कमीशन इन अ ग्लोबल फर्स्ट प्रपोज अ सेट ऑफ डिजिटल राइट्स एंड प्रिंसिपल्स। अब यहाँ पर डिजिटल डिवाइसेस जो हैं वो सस्टेनेबल होनी चाहिए, उनसे कितना एनर्जी कंजम्पशन हो रहा है, कितना इन्वायरमेंटल इंपैक्ट हो रहा है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी। द डिक्लेरेशन ऑफ डिजिटल राइट्स एंड प्रिंसिपल एस्टैब्लिशेस वंस एंड फॉर ऑल। तो यहाँ पर बेसिकली जो चीज़ ऑफलाइन इलीगल है वो चीज़ ऑनलाइन भी इलीगल होगी, उसके लिए यहाँ पर यूरोपियन कमीशन रूल्स लेकर आया है, डिजिटल राइट्स और रूल्स यहाँ पर लेकर आया है। तो आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आ गया। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।